आपकी जीवन यात्रा कहाँ से शुरू हुई और आपको परमवीर चक्र मिला, उसके ऊपर जरा दर्शकों को आप जरूर बताएं। मेरी जीवन यात्रा मेरे गांव से शुरू हुई और गांव मेरा उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर में औरंगाबाद अहीर है। मेरे पिता एक जवान और किसान थे, तो किसान परिवार से मेरे जीवन की यात्रा शुरू हुई। माँ ने वो संस्कार, वो ताकत, वो हिम्मत दी कि मैं 16 साल 5 महीने की अवस्था में इस भारत माँ की रक्षा का एक रक्षक बन सका और 19 साल की अवस्था में इस माँ भारती के लिए अपने लहू की कुछ बूंदों को बहा पाया, अर्पित कर पाया। और वो वर्ष था 1999, जो कारगिल युद्ध के नाम से वर्ष 1999 प्रख्यात है, विख्यात है। और उस कारगिल के अंदर भी टाइगर हिल, एक ऐसी महत्वपूर्ण पहाड़ी जिससे पूरा दराज सेक्टर डोमिनेट था, उस पहाड़ी पर 18 ग्रेनेडियर्स की घातक प्लेटून ने, जिसका एक मैं सदस्य था, हमने 5 घंटे तक युद्ध लड़ा। और 5 घंटे युद्ध लड़ते लड़ते फिर ऐसी परिस्थिति, ऐसे दृश्य आए कि जो आज तक लोगों ने सिर्फ फिल्मों में देखा है कि गर्दनें कटती और धड़ चलते हैं, मैंने उनको देखा नहीं, जिया है। मुझे वो पल आज भी याद है जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहू लुहान था, नाक से खून की धारा बह रही थी। मेरा साथी जो ठीक मेरे सामने बैठा था, वो मुझे फर्स्ट एड करने लगता है, उसको सर में गोली लगती है, पूरा सर बिखर जाता है। हाथ पकड़ता हूं लेकिन एक शब्द तक नहीं बोल पाते। बगल में बैठा जो मेरा ट्रेनिंग का साथी था, रूममेट था, उसको उसके मुख से आखिरी शब्द क्या निकलता है, वो भी मां भारती की गोद में सो जाता है। फेफड़ों में, पूरी सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती हैं। पल भर के अंदर दोनों साथी शहीद हो गए। मैं जख्मी अवस्था में था। एक साथी पीछे से दौड़ करके आया, मैं देख रहा था पड़ा हुआ, तभी एक पाकिस्तान की आर्टिलरी का बम वहां पर गिरता है, उसकी यहां से गर्दन कट करके दूर जाकर के गिरती है। चारों तरफ लहू की बौछारें ही बौछारें थी। पड़ा हुआ देख रहा था कि उस धड़ पर सर नहीं था, लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी थी। वो धड़ 2 कदम तक चला, फिर जमीन पर गिर गया। एक और साथी दौड़ करके आया, उसके दोनों हाथ, दोनों पैर कट गए। इस तरह से एक एक करके मैंने अपने तमाम साथियों को अपनी आंखों के सामने मां भारती की गोद में सोता हुआ देखा है। अपने लहू का आखिरी बूंद और जीवन की आखिरी सांस को मां भारती को अर्पित और समर्पित करते अपने साथियों को जब देखा, बेहोश था। 40 से 50 पाकिस्तानियों ने चारों तरफ से घेरा हुआ था। उनको लगा कि सब मर गए। फिर उनका एक कमांडर, उसने बोला जरा चेक तो करो इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बच गया। वहां करके गोलियां मारने लगी, बॉडियां उछलने लगी। उसने फर्स्ट में यहां पे गोलियां मारी, पैर में गोली मारी। मैं देख रहा हूं कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहता रहा। यकीन हो गया कि उनमें से कोई जिंदा नहीं। फिर तो उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया और हमारे जवानों की बॉडियों में पत्थर मारने लगे ताकि ये छत विछत हो जाए। बूट की ठोकरें मारने लगे, गालियां देने लगे। बहुत देर तक चला, सब कुछ बड़ा सहता रहा। उसके बाद उन्होंने हमारे नीचे वाले पोस्ट पर हमला करने की योजना बनाई, अपने साथियों को आदेश दिया। जब वो आदेश वो दे रहा था, उसकी आवाज मेरे जब कानों तक पड़ी, तब लगा योगेंद्र, मेरे पूरी साथी, मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। बस तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे सिर्फ इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। दोबारा से गोली मारने लगे, हथियार उठाने लगे। जब वो नजदीक आया, तब मन और मस्तिष्क के अंदर एक विश्वास को पैदा किया, अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों ही काट करके ले जाओ, उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। आज उस विश्वास से जिंदा भी बैठा हूं। फिर दोबारा से गोली मारी, फिर लास्ट में उसने यहां सीने पर भी गोली चलाई। लेकिन ये भूखंड को भारत मां बोलते हैं, ये कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं है, सजीव है। मां भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान को कभी दफन नहीं होने देती है।
किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद महाभारती ने मुझे वो माध्यम चुन लिया होगा। यहाँ पर्स रखा था, पर्स में कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। वो गोली जाकर के सिक्कों से टकराई, रिकोची ठोकी, गोली के धक्के से, फोर्स से, पावर से लगा मैं मर गया हूं। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया होगा, उसने मेरा हथियार उठा करके जब जा रहा होगा, उसका शायद पैर मेरे पैर से टकराया, तब मुझे लगा मैं तो जिंदा हूं। फिर एक अंतर्मन से आवाज है, योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। फिर ग्रेनेड से हमला किया। जो हमारे वेपन उठा करके पाकिस्तान का जवान जा रहा था, उसका सर फटा। उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, हाथ नहीं हिला क्योंकि साथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। एक हाथ से राइफल उठाई, फायर किया, 4-5 पाकिस्तानियों को फिर मौत के घाट उतारा। लुढ़क लुढ़क करके कभी बाएं से कभी दाएं से फायर करता रहा। बेबस और लाचार था, चल नहीं सकता था, पैर की पूरी मसल्स निकल के बाहर थी। लेकिन उस समय भी हताश और निराश नहीं हुआ। खिसटता, रेंगता, फायर करता, उनको 4-5 मीटर तक खदेड़ा। और फिर देखता हूं सामने तो उनका लंगर चल रहा, उनके वेपन की डिप्लॉयमेंट, उनके लिविंग टेंट। फिर वहां से जब भाग खड़े हुए, पूरा पोस्ट खाली कराया। फिर नीचे सोचा कि अब नीचे जाना है, जाओ कैसे ये भी पता नहीं, क्योंकि 19 साल की अवस्था, 2.5 साल की सर्विस, ना उम्र का तजुर्बा, ना सर्विस का अनुभव, ये भी पता नहीं इस पहाड़ी से हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, जाना है तो कहां जाना है। चारों तरफ जिधर भी देखता उधर पहाड़ और बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं आता। बहुत देर के बाद फिर अपने साथियों को देखने लगा, शायद इनमें से कोई जिंदा हो। किसी का सर फटा हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे। बहुत बैठ करके रोया। जब हम रोते हैं ना, हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं। हम क्या है? हम ये बॉडी या शरीर नहीं है, हम एक सोल है, एक आत्मा है। और जब हम अपनी सोल से, आत्मा से कनेक्ट होते हैं तो अपने परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। मैं रोता हुआ अपने आप से कनेक्ट हुआ तो अपने परमात्मा से कनेक्ट हुआ, और उस सुदर्शन चक्रधारी से कनेक्ट हुआ। तभी एक आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। 500 मीटर उस पहाड़ी पर लुढ़कता हुआ नीचे आया, साथियों को इन्फॉर्म किया, और उसी इंफॉर्मेशन के आधार के ऊपर उन्हें दोबारा से हमारी फौज ने उस पहाड़ी पर हमला किया, और बिना किसी कैजुअलिटी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का यूटर्न हुआ, सीजफायर हो गया। और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं, बहुत सौभाग्यशाली हूं। 527 मां भारती के बेटों ने इस कारगिल के युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी। उनमें से 300+ फैमिलियों से मिला कि जब ये दीवानों और मस्तानों का टोला चलता है, और इनसे जो आखिरी कमांडर जो आदेश देता है कि अपना आखिरी लेटर लिख दीजिए। अगर आज मैं किसी से कहूं आखिरी कॉल अपना घर पे कर लीजिए, शायद बटन नहीं दबे। हमसे जब बोला गया कि आखिरी लेटर लिख दीजिए, तो हमने लिखा लेटर, हम ठीक हैं, अपना ध्यान रखना। जबकि पता 200 मीटर के बाद शायद हम जिंदे नहीं रहेंगे। लेकिन जब चलते हैं ना, एक भी सैनिक के चेहरे पर कोई शिकस्त नहीं होती है। हंसते मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे यार अगर मैं मर गया ना, पर तुम मेरे घर जाना, देखना मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। जब उन फैमिलियों से मैं मिला तो मुझे ये आभास और एहसास हुआ कि वो हमसे नहीं, भावनात्मक रूप से अपने परिवार से जुड़े थे, और अपने परिवार से भी बात कर रहे थे। मुझे 300+ उन फैमिलियों से मिलने का सौभाग्य मिला तो उनको देखा, और उनकी जो कहानी को जाना। किसी के 1 महीने का गर्भ था जब उसने अपने पति को राष्ट्र पर कुर्बान किया। किसी के 1 महीने का बच्चा था। कोई ऐसी फैमिली थी जिस दिन उसने बच्चे को जन्म दिया, उसी दिन उसके पति की डेड बॉडी घर आती है। कोई ऐसी मां भी मिली जिसने बड़े गर्व से कहा, जो लोग कहते हैं फौज में मर जाते हैं, फौज मौत का कारण नहीं होती है, जिसकी आई है वो जाएगा। घर में भी लोग मरते हैं, सड़कों पे लोग मरते हैं, लेकिन जो सरहदों पर मरते हैं
वो अपने माँ बाप ही नहीं, अपने राष्ट्र को दुनिया में रोशन करके चले जाते, क्योंकि वो मरते नहीं है, अमर हो जाते हैं। तो बोला ऐसे माओ को, ऐसे बच्चों को जन्म देना चाहिए जिससे वो और उनका पूरा परिवार नहीं, राष्ट्र भी अमर हो जाए। एक माँ ऐसी भी मिली जिसने बड़े कर्म और चाव से कहा, जिस दिन मेरा पति शहीद हुआ था उस दिन मेरा बेटा 12 साल का था, जिस दिन 18 साल का हुआ उस दिन इस बेटे को फौज में भेज दिया, जा अपने बाप का बदला लेकर के आ। और उसी की बहू बैठी हुई थी, बोला मैंने इस बहू से भी बता रखा, तेरा पति मेरा बेटा जिस दिन शहीद हो गया उस दिन तेरा बेटा मेरा पोता अपने बाप का बदला लेने जाएगा। तो ये जो जज्बा है इस भारत की माओं का, क्योंकि ये भारत की माँ ही कह सकती हैं, विजय तिलक लगा करके जब युद्ध क्षेत्र में भेजते तो कहती हैं सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। आज जब हम सरहदों पर देखते हैं और जब किसी सैनिक का पार्थिव शरीर देखने का सौभाग्य अगर आपको मिल जाए तो देखना उसके सीने पर गोलियां मिलेंगी, पीठ पर नहीं। तो ये हमारे देश की परंपरा और संस्कृति है, यही हमारे राष्ट्र की ताकत है, और यही राष्ट्र की ताकत हमारे राष्ट्रवासियों की ताकत बनती है। क्योंकि एक सैनिक अकेला युद्ध नहीं लड़ता, पूरा राष्ट्र और उस सैनिक का परिवार पूरा युद्ध लड़ता है, उस सैनिक के साथ खड़ा होता है, तब वो सैनिक आगे कदम बढ़ा पाता है। ये मेरे राष्ट्र के ऊपर तो आपने बहुत अच्छा कहा, लेकिन आज जो समाज की स्थिति है उसमें आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं? आज की जो समाज की जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि एक नया दौर है, प्रौद्योगिकी का तकनीकी का दौर है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं। आज पूरा विश्व हमारे हाथ में है, हमारे पास अनगिनत इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो रही है। आज का नौजवान ये समझ ही नहीं पा रहा कि इंफॉर्मेशन सही कौन सी है, गलत कौन सी है। उसमें से रास्ते नहीं ढूंढ पा रहा है, किस रास्ते पे जाए, इसलिए वो भटक जा रहा है। जब वो भटक जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें नकारात्मकता आती है। जब नकारात्मकता आती है तो वो जीवन को तुच्छ समझने लगता है। जब वो जीवन को तुच्छ समझता है तो इस जीवन को समाप्त करने की कगार पर पहुंचता है। तो वो उस जीवन के महत्व को समझे कि 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य का शरीर इस धरती पर मिला, ऐसे नहीं मिला। ये मनुष्य का शरीर इस धरती पर कुछ विशेष काम करने के लिए मिला है, और ये सोल इस शरीर के अंदर अवतरित होकर के आई है। इस शरीर के माध्यम से धरती को कुछ देना चाहती है। अगर जिस दिन हमने उस चीज को समझना शुरू किया ना, उस दिन हमारी जो नकारात्मकता वो समाप्त हो जाएगी और एक सकारात्मकता बढ़ती चली जाएगी। आज सर ये बच्चों को हम समझाएं तो कैसे समझाएं? वही समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। पिछले 3.5 साल के अंदर मैंने 6.5 लाख छात्र और छात्राओं से संवाद किया है, जो एक सुसाइड के बिल्कुल कगार पे पहुंच गए, उनको लौटा करके जिंदगी जीने का सही तरीका समझाया। और ये समाज और पेरेंट्स दोनों का भी दायित्व बनता है, और स्कूल का भी दायित्व। क्योंकि आज पेरेंट्स पता क्या है, नंबर्स वाली एजुकेशन ढूंढ रहे हैं। नंबर नहीं आए तो बच्चा पढ़ नहीं रहा है। पेरेंट्स को इतनी अपेक्षाएं हो गई हैं, जो मैं नहीं बन पाया वो अपनी बच्चे से अपेक्षाएं करता है। बोला मैं आईएएस नहीं बना तो तेरा काम है आईएएस बनना, तेरा काम है डॉक्टर बनना, तेरा काम है इंजीनियर बनना। और जिस दिन हम ये समझेंगे ना कि एक इंसान इस धरती पर यूनिक है, उसके जैसा इस ब्रह्मांड में दूसरा नहीं है, ईश्वर ने उसको इस धरती पर एक विशेष गुण देकर के भेजा है। जिस दिन पेरेंट्स और टीचर ने उसके गुण को समझ लिया और पहचान लिया, उस दिन उसके जीवन में क्रांति आ जाएगी। आज हम नहीं समझ पा रहे, बच्चों के ऊपर थोपा जा रहा है, और बच्चों की गलती नहीं है। मैंने महाभारत देखी भी थी, पढ़ी भी थी कि एक 16 साल का लड़का
दुनिया के जो सबसे बड़े महारथी थे, योद्धा थे, उन्होंने चक्रव्यूह रचा था। उस 16 साल के लड़के के अंदर इतनी सामर्थ्य थी कि उसने चक्रव्यूह तोड़ने की कला अपनी मां के गर्भ में सीख ली थी। मुझे लगता था कि शायद ये कवियों की कल्पना है, कवियों ने कल्पना कर दी होगी, लेकिन आज की जो मॉडर्न मां है उन्होंने उस कल्पना को सत्य कर दिया है। आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि आज की मॉडर्न मां अपने आपस में जब सहेलियों से बात करती है, बड़े गर्व से कहती है, मेरा 1.5 साल का बच्चा है, मोबाइल ऐसे ऐसे चलाता है। क्योंकि गर्भ में उसने क्या सिखाया? मोबाइल चलाना सिखाया, मशीन से कनेक्ट कर दिया उस जीव को। और मशीन में इमोशंस नहीं होते हैं, इमोशंसहीन होती है मशीनें। तो हमें अपने इंसान को मशीन बनाना है या इंसान बनाना है, ये पेरेंट्स के ऊपर निर्भर करता है। तो इसको बदलने की जो एक प्रक्रिया है वो घर से शुरू होती है। इस समाज और राष्ट्र इन सब का दायित्व तो अपना अपना बनता है। जिस तरह से आज हिंदुस्तान क्लब एक इस तरह का, जैसे इंडिपेंडेंस डे में आज मैं देख रहा हूं सुबह से बहुत सारे युवा, उनको नहीं पता कि कौन आपके सामने बैठा है कौन नहीं बैठा है, ये लगा है तो क्या लगा है भाई। लेकिन ये क्लब जो है, आज इन्होंने मुझे बुलाया इस आजादी के पर्व पर, तो आज ये बच्चों को, युवाओं को, नागरिकों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये आजादी ऐसे नहीं मिली। ये आजादी के लिए कितने करोड़ों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। और आज हम 79वां इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। तो ऐसे नहीं मना रहे, क्योंकि इस इंडिपेंडेंस को रक्षित और सुरक्षित रखने के लिए हमारे सैनिक, हमारे भारत के बेटे और बेटियां निरंतर बॉर्डर पर अपनी शहादतों को, अपने लहू को कतरों पर बहाते चले जा रहे हैं, ताकि ये देश आजाद रहे, इस देश के नागरिक शांति से जीवन को जी सकें। और सैनिक एक यही कहता है, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा राष्ट्र रहना चाहिए, मेरा राष्ट्र बढ़ना चाहिए। तो इसी सोच के साथ ये आज हिंदुस्तान क्लब कोलकाता ने फंक्शन किया है। और मुझे इस अवसर पर यहां पर आमंत्रित किया। मैं इन सब का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये नेताजी की धरती है, ये अरविंदो की धरती है, ये स्वामी विवेकानंद की धरती है, और ये क्रांतिकारियों की धरती है। और अगर यहां पर इस क्रांतिकारियों ने थोड़ा सा भी समझ लिया, इस देश की तकदीर बदलने में समय नहीं लगेगा। बस यही वार्तालाप और यही बातें करने के लिए कोलकाता वासियों के साथ में आया हूं। और भारत की पहली राजधानी थी, इस भारत की पहली राजधानी में मुझे गर्व होता है कि मैं ऐसे पावन पुरुषों की धरा पर आया हूं। इस धरा को नमन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं सबको वंदन और नमन करता हूं। जय हिंद। जय। आप अभी योगेंद्र जी को सुन रहे थे और उन्होंने जो बताया, जो समझाया कि देश, राष्ट्र और राष्ट्र हमारा सर्वोपरि प्रथम है, उसके बाद हम हैं। क्योंकि उन्होंने जी जान से इस भूमि के लिए अपने प्राणों को भी समर्पित किया और वहां से वे लौट कर आए। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो इस राष्ट्र को समझे और उसमें समर्पित होना सीखे। इसलिए योगेंद्र जी से जब हम बात कर रहे हैं, मैं मीनाक्षी सानानेरिया सरीनामा की तरफ से आपसे जो बात कर रही हूँ, तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि राष्ट्र तो सर्वोपरि है ही, राष्ट्र के बाद हम हैं। अगर राष्ट्र बचा रहेगा तो हम बचेंगे। जय हिंद सर। आपकी बातें सुन के हम देशवासियों को सलाम करते हैं कि आप जैसे सपूत इस देश की धरती पर, इस धरा पर आज भी है, जो देश के लिए मन में देता है। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।